हाँ, नमस्कार बच्चों। पीसीएस और समीक्षा अधिकारी को ध्यान में रखते हुए PYQs सीरीज चलाई जा रही है। तो पॉलिटी में हम लोग इससे पहले संघ की कार्यपालिका पढ़े थे और इसके बाद जो चल रहा है टॉपिक आपका संघ की विधायिका, इसका एक पार्ट कल हो चुका है, आज उसका दूसरा पार्ट चल रहा है, तो उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ हिस्ट्री चल रही है, उसमें भी हम लोग प्राचीन भारत को ख़त्म करने वाले हैं अच्छे से। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 103 देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? क्लियर, कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं बच्चे? सार्वजनिक लेखा समिति वित्तीय समिति है कि नहीं है? प्राक्कलन समिति वित्तीय समिति है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये भी क्या है? वित्तीय समिति है। देखिए, सार्वजनिक लेखा समिति जो सार्वजनिक उपक्रम है उनसे संबंधित बात आती है सार्वजनिक लेखा समिति में। प्राक्कलन समिति में क्या मैटर है? जो है एस्टीमेट वगैरह तैयार करना और कितना सरकार का रुपया जो है बचाया जा सके, एक्स्ट्रा कहाँ खर्च हो रहा है उसको बचाएं, तो ये सब कार्य प्राक्कलन समिति कर रही है। और जो आपका सार्वजनिक उपक्रम संबंधित ये है, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधित कौन है? सार्वजनिक उपक्रम समिति। अच्छा, सार्वजनिक लेखा समिति सरकार के आय व्यय हैं इनके जो जांच करती है। साथ साथ कभी कभी देखा था कि कैग की रिपोर्ट की भी ये क्या कर सकती है? जांच कर सकती है। तो आप समझिएगा, एक समिति हो गई सार्वजनिक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम, तीनों कैसी समितियां हैं? वित्तीय। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स। इसमें कौन से कितने मेंबर्स होते हैं? 22 मेंबर्स। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 22। इसमें 30 के 30 लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं। इसमें जो है 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। इसमें भी 15 लोकसभा और 7 क्या है? राज्यसभा। तो ऑप्शन कौन होगा? 1, 2, 3। क्लियर। फिर आइए, ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान से संबंधित निम्न में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया है? स्थगन प्रस्ताव। जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा होता है उसको बात उठाने के लिए क्या होता है? कौन सा प्रस्ताव आता है? स्थगन प्रस्ताव। तो ये किसको सीमित कर दिया है? किसने किसको सीमित ध्यान आकर्षण सूचना ने कर दिया है? स्थगन प्रस्ताव। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखिएगा। फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अब तो ये बंद करके शिक्षा मंत्रालय इसको नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। जो नई शिक्षा नीति आई है NEP 2020, उसमें इसको नाम बदल कर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। तो पहले जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय था तो इसमें कौन आता था? महिला और बाल विकास विभाग। अब तो ये अलग विभाग है। आइए, ये पूछ रहा है नहीं है तो नहीं को, अच्छा नहीं है तो आरंभिक शिक्षा ये भी है, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये शिक्षा ये भी है, ये भी है, ये भी शिक्षा वाले हैं ना, तो कौन नहीं है? यही नहीं है। क्लियर, क्योंकि सारे क्या है? शिक्षा संबंधित है। मानव संसाधन विकास पहले क्या था? शिक्षा मंत्रालय को कह रहे तो शिक्षा वाले सारे रहेंगे। तो महिला एवं बाल विकास आज भी अलग है, तो इससे अलग था। क्लियर। हाँ, तो आपसे, लेकिन अब ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है कि इस समय ये शिक्षा मंत्रालय डायरेक्ट नाम हो गया। आइए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसीलिए चर्चा में भाग नहीं लेता है। कहाँ चर्चा में भाग? संयुक्त अधिवेशन करेगा, ऐसे चर्चा में भाग राष्ट्रपति नहीं लेता है, ठीक है। इसीलिए नहीं लेता कि संसद का सदस्य क्या है? नहीं होगा। फिर क्या है? योग्यता रखता है लोकसभा के सदस्य बनने की, लेकिन सदस्य नहीं होता है। तो ये बात क्या है? सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी बात क्या है? सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। समझ पाएगा नहीं इसको? फिर आइए, जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ते तो कहीं लिखते हैं ये बात है राष्ट्रपति जो है लोकसभा का सदस्य होता है या राज्यसभा का सदस्य होता है? कहीं नहीं लिखते। वो कह रहा है सदन का सदस्य, कह रहा है सदन का हिस्सा, मतलब जो संसद का तो हिस्सा है राष्ट्रपति, लेकिन सदन का सदस्य नहीं है। आइए, अच्छा ये क्या कहा दूसरा? राष्ट्रपति 2 सदनों से मिल, संसद राष्ट्रपति 2 सदनों, 2 सदनों का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, मतलब लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनेगी? संसद। फिर आइए, सार्वजनिक संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, ठीक है, मेन यही है। सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर क्या करने हेतु? बहस करने के लिए कौन प्रस्ताव लाया जाता है? स्थगन। इसी को सीमित करता है कौन? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो दिमाग में रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों को सूचना प्राप्त करनी है तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी अनुदान की मांग है तो कोई नहीं है। कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने हैं तो कार्रवाई करने पर, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। बहस को बंद करना होता तो गिलोटिन एक प्रस्ताव आता। क्या था? गिलोटिन। और यहाँ पर क्या है? महत्वपूर्ण कोई मुद्दा है उस पर बहस करने के लिए कौन आता है? स्थगन प्रस्ताव। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन मतलब लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है,
ये तो सही बात है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, बिल्कुल बात क्या है बच्चे, सही है। फिर क्या है, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। जब आप पढ़े होगे मानव निर्वाचन आयोग पढ़े थे, तो उस समय क्या था। अच्छा, उधर वाला वो गेट बंद है बच्चों, उधर वाला जो पीछे, आवाज़ तो नहीं वहाँ से आ रही, देख लेना, उसका पूरा बंद है। हाँ, फिर आइए, निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन नियंत्रण में तैयार किया था। बात गलत है। जब निर्वाचन है तो कौन करेगा, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में सब होगा। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक निर्वाचन आयोग था, 324 से 329, क्लियर। किस पार्ट में निर्वाचन था, 15 पार्ट में। किस में था, 15 में, क्लियर। 14 में तो आपका लोक सेवा आयोग वगैरह था, ठीक है। वो लोक सेवा कितने से कितने तक, 315 से 323 तक, क्लियर। फिर आइए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। बच्चे हर जगह जो संविधान मिले सबसे सर्वोच्च किसको रखा गया है, सब संविधान ही से तो निकला है सब। लोकसभा के चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि है, कौन है, जो आपका 25,000 और 12,500। ये अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, अब आइए कहाँ पे हम लोग पहुँचे, फिर आइए, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, ये कौन सा नंबर था, 110। इसमें 110 में देख भी लेते हैं क्या है, जमात राशि का यही है 110, सी वही है। कितना है 110, कितना है, मतलब जो है, हाँ ठीक, 25,000 है और कितना है, 12,500। अब आइए कहाँ पर हम लोग पहुँचे, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन उपस्थित रहे, 60 दिन। अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नीति निर्मोदन, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए, ठीक है। नीतिगत जो कटौती होती है नीतिगत, तो उसमें क्या, बजट की मांग को घटाकर क्या कर दिया गया, 1 रुपया कर दिया गया। नीति में याद रखिएगा कितना कर दिया गया, ठीक है, 1 रुपया कर दिया गया। बजट की मांग को घटाकर क्या कर दिया गया, 1 रुपया कर दिया जाए। फिर मितव्ययिता प्रस्ताव में बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि क्या कर दी जाए। इसमें ये 1 रुपया घटाने वाला संकेत टाइप का है, केवल ये क्या है, संकेत। मतलब वो कह रहा है कि 1 रुपया बजट की मांग को घटाकर क्या कर दिया गया, 1 रुपया कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, नीति वाला। और मितव्ययिता वाली, बजट की मांग में से कोई निश्चित राशि क्या कर दी जाए, घटा दी जाए, तो भी बात क्या है, ये देगा मैच दी कॉलम कर नहीं पाओगे तो क्वेश्चन यहाँ तो हो जाएगा, ये कुछ और बना के दे सकता है। फिर सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम करने दिए जाएं, ये भी क्या है, सांकेतिक में सही है। देखिए, नीति में 1 रुपया कर दिया जाए, मितव्ययिता में कुछ निश्चित राशि घटा दी जाए, इसमें क्या कर दिया जाए, 100 रुपये, ये भी सही है। लेखानुदान, बजट के मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। बच्चे ये कल ही पढ़े थे, लेखानुदान क्या था इसमें मैटर, जो जब बजट लंबित हो तो उस समय जो धन की आवश्यकता होती है तो किसके, उसके लिए क्या होता है, लेखा अनुदान। फिर आइए, 100, तो गलत इसका कौन था, ठीक है, सांकेतिक 100, मितव्ययिता कुछ निश्चित अमाउंट कम किया जाए, और नीति वाला 1 रुपया कर दिया जाए, ठीक है, ये बजट में आता है। सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा। ऐसा सबसे पहली बार कब हुआ है, राज्यसभा का, कब हुआ है, राज्यसभा में ऐसा पहली बार हुआ है। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है, तो ऐसी स्थिति किसमें आ जाइए, राष्ट्रपति में रख लें हम लोग। उपराष्ट्रपति भी तो बन नहीं सकता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो, उसके सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ऐसी स्थिति क्या कंडीशन होती है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के दोनों निर्वाचनों में मतदान का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो कैसा होगा, निम्न सदन, याद कीजिए, हो सकता है कि नहीं, निम्न सदन के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का, अच्छा निम्न किनको जो है दोनों लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। संसद के निम्न सदनों के निर्वाचित सदस्यों को, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ठीक है। फिर राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को। क्या कह रहा है, किनको लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो ये हो सकता है, कौन हो सकता है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, ये हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा में तो ये लोग देंगे ही वोट,
विधानमंडल का मतलब विधानसभा के, और किस में वोट दे सकते हैं लोग? लोकसभा में भी वोट दे सकते हैं। तो किसको सही माना जाए? वो वहाँ पे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति नहीं है, कोई ऐसा क्लियर ही नहीं हो रहा है उसमें। हाँ, निम्नलिखित कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये निम्नलिखित में से कौन समझ पाए इसको? मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा में कौन पहली बार वोट करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वोट करते हैं किसमें? राज्यसभा में। और साथ साथ विधानसभा का कोई भी सदस्य 18 वर्ष से तो ऊपर होता ही है, 25 साल जब एज होती है, तो कॉमन सी बात वोट का अधिकार रहेगा, तो किसके उसमें भाग ले सकता है? लोकसभा के चुनाव में भी वोट वो कर सकता है। तो कौन हो जाएगा? राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के क्षेत्रवाद के उदय का कारण है? असंतुलित विकास। विकास असंतुलित है, क्षेत्रवाद हो सकता है कि नहीं? कोई क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास है, कोई में ज़्यादा कम है, तो कहते हैं गुजरात मान लीजिए बिहार से बहुत डेवलप है, तो ये क्षेत्रवाद किसके आधार पे हो गया? विकास के आधार पे। संस्कृत की पहचान खोने का भय, क्षेत्रवाद में ये भी हो जाता है कि मतलब वो संस्कृत बची है कि नहीं बची, हो सकता है संस्कृत यहाँ पर मैटर क्षेत्रवाद में कर सकती है। फिर राजनीतिक वर्चस्व, ये भी हो सकता है क्षेत्रवाद में। तो क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। भारत का उपराष्ट्रपति, बताइए किससे क्या लगाना है? उच्च राज्यसभा संबंधित हो सकता है, मतलब राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। कैग का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसकी जो समीक्षा कौन करता है? लोक लेखा समिति। 1 हो गया, 3 हो गया। राज्य का महाधिवक्ता उच्च न्यायालय कौन हो गया? 4 हो गया। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की बैठक, वो किसी बैठक में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो कौन हो गया? 1 3 1 4 2, 3 1 4 2। समझ पाए कि नहीं? चलिए, समझ रहे हो कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल तो ऊपर से नहीं निकल रहा है, क्लियर है ना? चलिए, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बुलाई जाती है कि नहीं? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो ये हो सकता है। बच्चे, धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में कभी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, उसमें अधिकार लोकसभा को है ही है बच्चे, क्लियर। और ये संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में ये भी नहीं है, संविधान संशोधन में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। कौन हो जाएगा? केवल 1। समझ पाए कि नहीं? क्वेश्चन आंसर करने से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है और वहाँ पे तुम्हारा डर खत्म होता है कि ये तो नहीं होगा कि ये हो जाएगा, तुम्हारे अंदर ये चीज़ें क्लियर होती हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सही है। योजना की जवाबदेही संसद के प्रति होती है। संसद के प्रति क्यों होगी? जब वो कार्यकारी क्या है? आयोग है, उसकी तो मंत्रिपरिषद ही जवाबदेही के लिए बन सकता है। प्रधानमंत्री उसका क्या होता है? हेड होता है। कोई समाप्त करने की प्रक्रिया संसद से है क्या योजना आयोग को? नहीं है, तो जवाबदेही भी संसद के प्रति नहीं होगी। सही बताना है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों के सत्र के अधीन न होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह भी बात सही लग रही है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त 40 वर्ष, ये बात गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्य के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। इसमें जो है प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होते हैं, हो सकते हैं वित्त मंत्री आपके, लेकिन ये बात बिल्कुल क्या करेक्ट लग रही है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्राधीन, सत्र मतलब न होने पर, सत्र के अधीन न होने पर ही क्या करते हैं? अध्यादेश। तो ये बिल्कुल क्या है? एप्रोप्रिएट है, क्लियर। इसमें तो राष्ट्रीय विकास परिषद में जो योजना आयोग के सब होते हैं वो भी किसमें होते हैं? इसमें होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं तथा यूटी के भी उपराज्यपाल होते हैं। फिर ये पूरा लिखे, समझ रहे कि नहीं? देखो इसका ऑप्शन जो है 118 का बी ही रखा होगा। कितना रखा होगा? 118 का बी, क्लियर है। अगर सत्राधीन मतलब अध्यादेश तभी जारी किया जाता है जब सत्र नहीं चलता है, क्लियर। और अधिकतम 17 मतलब कितने दिन अधिकतम हो सकता है? अध्यादेश की अवधि कितनी हो सकती है? अधिकतम कितनी हो सकती है? 6 माह 6 सप्ताह, क्लियर। और जहाँ से सत्र चालू हो जाए वहाँ से कितने दिनों में अध्यादेश पास करना चाहिए? 6 सप्ताह, क्लियर। देखो अध्यादेश की मैक्सिमम टाइम कैसे क्यों होता है? क्योंकि जानते हो 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय कितना हो सकता है? 6 महीने। तो पता चला अधिकतम दूसरा वाला सत्र कब हो? 6 महीने बाद। तो अध्यादेश जैसे ही सत्र खत्म हुआ, शुरू हो गया, तो 6 महीने तक सत्र चलेगा। फिर जैसे ही दूसरा सत्र स्टार्ट हुआ 6 महीने के बाद, तो तुरंत क्या अध्यादेश को तुरंत नहीं, फिर मिलेगा उसका कितना टाइम? 6 सप्ताह में क्या होना चाहिए? पारित। तो अधिकतम कितनी हो गई? 6 महीने
6 सप्ताह, लेकिन एक कंडीशन है सत्र नहीं हो। अगला क्वेश्चन 118 पे आ गए थे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? देखिए, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऐसा कोई निलंबित प्रस्ताव कोई नहीं, स्थगन काल का कोई बचे, स्थगन काल भी नहीं, प्रश्न उत्तर सत्र होता है। जो प्रश्न काल होता है पहला वाला क्या होता है 11 से 12, उसी में शून्यकाल भी हो गया क्या है 12 से 1 में, वही प्रश्न काल में ही टाइम बना के क्या बना दिया गया शून्यकाल। क्लियर, यही है प्रश्न उत्तर सत्र वाला हो जाता है। इसका भी आपको डाउट हो तो 119 में देख सकते हो, है डी। 119 का क्या बचे डी। क्लियर, कहाँ पे पहुँचे हम लोग? हाँ, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? अभी मैंने कहा था साधारण विधेयक में 108 आर्टिकल के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? बच्चे, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए संसदीय समिति नहीं गठित की गई, यही क्या है सही है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में है। ठीक है, फिर लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुई थी, ये भी बात क्या है सही है। पहली बैठक जो संयुक्त हुई थी कब हुई थी 1961 में, ये भी फैक्ट कुछ इंपॉर्टेंट और लिख भी लीजिएगा। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग बिल निरसन 1978 को पारित करने के लिए हुई थी, ये भी बात क्या है सही है। तो आ सकता है कि दूसरी संयुक्त बैठक किसके लिए हुई थी? बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल 1978 को पारित करने के लिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये कुछ क्वेश्चन को अपने पास स्टार बना के रखिएगा, एग्जाम से पहले उनको जरूर एक बार फिर से देख लें। जैसे ये कौन नंबर 122 नंबर, जो मतलब लगते हो वहाँ पे नहीं हो पाएंगे, उनको एक बार पहले से देखना है। ठीक है, फिर आइए, संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य है शासन के वित्तीय लेखा विनिमय तथा कंट्रोल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, ये तो सही लग रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों व उच्च पदों पर नियुक्त करना, ये तो गलत हो गया। नीति के अनुसार ये भी गलत। कौन है? शासन के वित्तीय लेखा विनिमय तथा कंट्रोल ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का क्या करना? परीक्षण करना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी रख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, फिर लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते। बहुत शानदार क्वेश्चन, फिर देखिएगा, बहुत आराम से पढ़ना है। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से राज्यसभा के सदस्य संबंधित होते हैं कि नहीं? अच्छा, इसमें भी 22 हैं, तो 15 लोकसभा और 7 किससे हैं? इसमें भी 22 हैं, 15 लोकसभा, 7 किससे हैं? राज्यसभा। तो 7 जो निकल रहे हैं, तो इसका मतलब राज्यसभा से संबंधित सदस्य होते हैं कि नहीं? ये तो कह नहीं रहा केवल राज्यसभा से संबंधित सदस्य होते हैं, वो क्या कह रहा है? राज्यसभा से संबंधित सदस्य होते हैं, मतलब इसका मतलब अदर के भी सदस्य हो सकते हैं। तो ये बात क्या है सही है। जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं, ये भी बात क्या है। प्राक्कलन समिति में 30 के 30 सदस्य किससे लिए जाते हैं? ये बात क्या बिल्कुल परफेक्ट है। फिर आइए, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन पर कार्य करता है, ये भी बात क्या है सही है। ये भी बात क्या है सही है। तो अब क्या, संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निर्देशन में क्या करता है? कार्य करता है। तो ये बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? अभी एक और है, विभिन्न मंत्रालयों में भारत द्वारा गठित समितियों के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है, ये बात तो सही है। ज़्यादातर आपको कौन नामित करता है? जब प्राक्कलन समिति का चाहे अध्यक्ष हो, चाहे लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हो, कौन नामित करता है? परिषदों, मंडलों, आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं। परिषद, मंडलों तथा आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को नामित करते हैं। संसदीय कार्य मंत्री तो बनाएगा, संसद सदस्यों को क्या करेगा? मनोनीत करेगा। फिर पढ़िए, परिषदीय मंडलों आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को क्या करता है? नामित करता है। बिल्कुल, तो करेगा ये। तो क्या हो सकता है? एक और 1 2 3। कौन सा क्वेश्चन था? 124 का तुम्हारा कौन सा है? ठीक है 124। क्लियर? हाँ, देखिए ज़्यादातर आपका क्लियर ही रहता है, लेकिन फिर भी जो एक बार जैसे किसी को डाउट लगने लगता है तो उसको क्लियर कर देते हैं हम। हाँ, 124 हो गया। फिर आइए, संसद अध्यक्ष, समझ पाए उसको कि नहीं? उसको फिर देखिएगा, इसमें क्या लिखा है? जो विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों के सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष नामित करता है। मैंने बताया था ज़्यादातर जो समितियाँ बनती है उसको कौन नामित करता है?
लोकसभा अध्यक्ष। फिर कहा है परिषदों, मंडलों, आयोगों के लिए संसदीय कार्य मंत्री संसद सदस्यों को क्या करता है, नामित करता है। तो ये भी बात क्या है, सही है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है, बच्चे कहेगा क्या, बैठ जाओ, मतलब यील्डिंग द फ्लोर। किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। तो इस प्रकार कहना होता है क्या, यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, बोलने से रोक सकता है और क्या करेगा, और किसी को क्या करता है, बोलने दे सकता है, क्या है, यील्डिंग द फ्लोर। कौन है, अध्यक्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। देखिए, मुख्य न्यायाधीश का संचित निधि पर है, नियंत्रक और महालेखा संचित निधि पर है, लोक सेवा आयोग का भी है, किसका नहीं है, प्रधानमंत्री का। कहीं भी हमने इसका जिक्र नहीं किया संचित निधि में। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और उस सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, उस सदन द्वारा प्रत्योजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित उपयोग हो रहा है। ठीक है, मतलब फिर देखना है भारत की संसद के संदर्भ में कौन सी संसदीय समिति है, इसकी समीक्षा करती है कि सदन को सूचित करती है, सदन को सूचित करती है कि जो नियम, उपनियम बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा क्या है, प्रत्योजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा परिधि के भीतर उचित उपयोग हो रहा है कि नहीं। मतलब जो भी नियम वगैरह हैं वो कार्यपालिका के अधीन हो रहे हैं कि नहीं, उसके नियम के अनुसार, मतलब कार्यपालिका की परिधि के भीतर उनका उचित प्रयोग हो रहा है कि नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं, जो भी नियम वगैरह हैं वो कार्यपालिका के भीतर रह के हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। क्लियर। तो बताइए कौन हो सकता है, सरकारी आश्वासनों संबंधित समिति नहीं हो सकता है, नियम समिति का कोई मतलब नहीं, कार्य सलाहकार समिति में कौन होगी, अधीनस्थ। विधान ही तो है सब, विधान का मतलब कानून, नियम वगैरह, विनिमय, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा जो हैं क्या दी गई हैं, सदन द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजनों, डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित उपयोग हो रहा है कि नहीं उन नियमों का। तो कौन निर्धारित करेगा, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। फिर आइए, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार नागरिक के लिए वयस्क होने की कानूनी आय है 18 वर्ष। कितनी बनाई गई है, अडल्ट के लिए कितनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आ रहा है क्लियर कि नहीं। फिर आइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उधर का छिप तो नहीं रहा था अभी तक स्क्रीन में, उधर कट रहा था, उधर कट तो नहीं रहा था। हाँ, पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। ऐसा नहीं है, स्वतंत्र पार्टी नहीं था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता मिली। याद रखिएगा, सही में 1969 में पहली बार क्या मिली, नेता प्रतिपक्ष। ये किस रैंक का होता है, कैबिनेट मंत्री रैंक का। ठीक है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती है। ये क्या मतलब हुआ, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिलती। अब कांग्रेस है, इससे भी कम थे, तो क्या प्रतिपक्ष तो नेता बनेंगे ही बनेंगे। तो ये क्या है, अधीर रंजन चौधरी से प्रतिपक्ष के नेता बने, तो क्या हो गया, केवल 2 सही, ये भी गलत है, और क्या है 75 सदस्य ना हो, ये वाला क्या है, गलत है। किसी सभा में किसी दल के सदस्य न्यूनतम 75 सदस्य कह रहा ना हो तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। जब कोरम 55% पे, मतलब 1/10 पे हो जाता है कि बैठक कितने पे हो सकती है, कि 55 लोग हों तो क्या हो जाएगा, बैठक या सत्र आयोजित हो सकता है। तो 75 तो बहुत आगे निकल गया। फिर आइए, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है। व्यय का अनुमान एक हिसाब से बजट है, तदर्थ निधि नहीं, अनुपूरक अनुदान नहीं, अतिरिक्त का कोई मतलब ही नहीं, किसके अनुसार हो सकता है, अनुदान का क्या, अनुरोध। अच्छा, जो अनुदान की मांग होती है उसमें सबसे पहले सिफारिश राष्ट्रपति की लगती है। राज्य में किसकी लगेगी, राज्यपाल की। राज्य में जो बजट कौन प्रस्तुत कराता है, राज्यपाल। केंद्र में कौन कराता है, राष्ट्रपति। से पावर्स हैं। प्रस्तुत करता कौन है, वित्त मंत्री करता है। छोटी चीजें हैं, ठीक है। फिर आइए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। ठीक है, ये तो बात क्या हो गई, गलत है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, ये बात सही हो सकती है।
फिर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती, ये भी बात क्या हो सकती है? 2 और 3। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? ये तो बहुत बार आती बात, लोकसभा अध्यक्ष। जहाँ जहाँ जल्दी होगा वहाँ हम खींचेंगे क्योंकि बहुत फिर टाइम, अभी लैंग्वेज वाले फिर बहुत क्वेश्चन है, देखो उधर शुरू हो गए। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के विषय में कौन सही नहीं है या भंग नहीं किया सकती है? बात बिल्कुल सही है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बात क्या है? सही है। फिर इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये बात भी क्या है? गलत है। 30 वर्ष होता है, ठीक है। कार्यकाल भी, पहली बात राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित है, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष। तो कौन हो गया? पहला और तीसरा, पहला और तीसरा है ऑप्शन, ठीक। पीछे 2014 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर आइए, भारत की संसद में होते हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। जल्दी में उपराष्ट्रपति टिक ना लगा लीजिएगा। कौन होते हैं? 3। कौन हो गया? 1, 2। फिर राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। मतलब राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर, इसका मतलब धन विधेयक तो नहीं होगा, ठीक है। और फिर आइए, फिर विधायिका जो है, कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा था, रखा जाएगा लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर का ध्यान रखेगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? वित्त विधेयक में ले सकते हो इसको कि नहीं? वित्त विधेयक में क्या होता है? क्या वित्त विधेयक नहीं, जो आपका कौन 117 में कौन आएगा? वित्तीय आएगा, सही है। वित्त है 117 में, वही वाला याद कंफ्यूज हो जाए तो याद कर लेना। 107 में क्या था? साधारण था। और जो है जो 110 में कौन है? धन विधेयक है। तो याद रखिएगा धन, फिर कौन आ रहा है? साधारण, फिर कौन आ रहा है? वित्त। तो कॉमन सी बात, वित्त विधेयक में क्या होता है? राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा सकता है, ठीक है। तो बगैर नहीं रखा सकता है तो कौन हो सकता है? 1 सेकेंड, फिर पढ़िएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं, तो धन विधेयक की बात हो गई। किसकी हो गई? ये किसकी बात हो गई? धन विधेयक की हो गई बात। समझ रहे हैं कि नहीं? धन विधेयक, ठीक है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखो धन विधेयक की बात हुई है कहीं ना कहीं, समझिएगा। लेकिन कुछ वित्त विधेयक क्या होते हैं? धन विधेयक होते हैं। अब ये 66 है, ये तो निकल ही गया। 66 का मतलब किसमें चले गए? भारत की संचित निधि में चले गए, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 306 और 7 तो तुम चले गए आगे, उसमें चले गए, किसमें चले गए? 300 के बाद पढ़ते हो वाणिज्य एवं व्यापार में चले गए, वहाँ पर ये विधेयक क्या है? तो विधेयक वही लगा सकते हो कि कुछ धन विधेयक क्या होते हैं? वित्त विधेयक होते हैं। तो ये किससे लग जाएगा? 117। एलिमिनेशन फिर किया करिए, और कि इसमें कोई विधेयक कर लगाता है, लगाए, ठीक है। फिर आइए, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 117। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये बात क्या है? सही है? नहीं, गलत है। संसद लिखा है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति? 75 का 3 कहता है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। बिल्कुल बात क्या है? सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को क्या कर सकता है? सूचित करता है। सूचना वाली बात आती है 78 में, 78 में। तो ये वाली बात क्या हो सकती है? सही हो सकती है। फिर पढ़े, वित्त निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है। बिल्कुल बात करेगा। तो कौन हो सकता है? 2 और 3। IAS में क्वेश्चन आया था। राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा थोड़ी नियुक्त होगा बच्चे, संसद द्वारा चयनित होता, ये भी नहीं। उपराष्ट्रपति क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। क्लियर? वही जो उपराष्ट्रपति होगा वो अपने आप क्या बन जाएगा? सभापति। क्लियर? और जब मैं टेस्ट सीरीज चलाऊँ जो है वो वाली, जो उसमें आप लोग लाइव जरूर रहिएगा। पता क्या है? उस पर डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि जो है आप लोगों में पोटेंशियल है। इधर हम जो जब रात में 9 बजे चले, तो उसमें आप टाइम निकाल के क्या रखिएगा, अगर कोई चीज़ डिस्कशन होगी तो लैपटॉप हम सामने रखेंगे, तो उसमें देख लेंगे तुम लोग क्या बता रहे हो, कोई चीज़ सही है गलत है, तुम उस पर तुरंत क्या कर सकते हो, उसी समय चर्चा कर सकते हो। ठीक है, तुमको लग रहा है कुछ ऐसा, तो हम उसको देखेंगे क्या ये सही बात है, ध्यान दे रहे हैं इस चीज़ पे, ये मतलब हम जल्दी में कुछ गलत हो गया हमसे, फिर देखें अरे ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें लाइव हो या यहाँ हो चाहे वहाँ हो, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्लियर? क्योंकि इतना क्वेश्चन आंसर होता है, कभी कभी प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है,
और आप विभिन्न आयोग के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो, ये क्यों भूल रहे हो किसी ने बनाए हैं? ये किसने बनाए हैं? प्रोफेसर लोगों ने बनाए होंगे। ये पूछे गए, दिमाग तो घूमेगा ही। हाँ, फिर आइए, रह गया कोई? ठीक, इधर आ जाइए। प्रयास रहता है सब सही चले, लेकिन फिर भी जब कोई साथ में होता है तो और जो है क्लियर चलती चीज़ें। और तुम लोगों का लेवल अब स्टैंडर्ड हो गया, मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं जानते हो। देखो लगभग बराबर बताते हो, कुछ चीज़ों में कन्फ्यूज होते हो बस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा का सभापति, उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यसभा का सभापति तो नहीं होता, सभापति और उपसभापति, सभापति तो नहीं होता है, उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। उपसभापति तो हो सकता है, क्योंकि सभापति के बारे में कहा था, उपसभापति संबंधी तो ऐसी कोई बात, उपसभापति तो उसी का बनेगा, उसी सदन का बनेगा। तो ये बात क्या हो रही है? गलत हो रही है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल बात क्या है? सही है। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दूसरा वाला तो सही लग रहा है, पहला वाला देखिएगा। 139 का कौन सा है? 139 के बच्चे कौन सा है? एक 139 का कौन है? बी है, सही हम लोग लगा रहे हैं। पहला वाला क्या भाई? उपसभापति तो क्या हो सकता है? हो सकता है, लेकिन सभापति नहीं होता है। देखिए सेंटेंस समझिए, वो क्या लेवल का क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो? जरा भी कंफ्यूज हो गए सब मामला गड़बड़ा जाएगा। अब इतना नहीं आएंगे। हाँ, कौन हो गया? केवल बी। ठीक है, डाउट होगा फोन से क्लियर कर लेंगे। राज्यसभा किसी धन विधेयक में समझ पाए कि नहीं? क्या लिखा था? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। मतलब सभापति तो नहीं होता है, लेकिन उपसभापति होता है। तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत भाग। वो कह रहा है मनोनीत सदस्य का मतदान का अधिकार नहीं होता, बात सही है। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या है? लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो ये बात कह रहा है अधिकार होता है। मनोनीत का भी मतलब हो गया, तो बात क्या है? सही। देखिए वो मतलब कितना समझाने का प्रयास किया सेंटेंस में, ऐसा बना के देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आधा सही आधा गलत, सब ऐसे ही लगेगा। राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो, मतलब राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर दे तो क्या हो सकता है? लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। ये बात सही है, स्वीकार करे उनके संशोधन को या ना स्वीकार करे, फिर अपनी आगे कार्रवाई कौन कर सकती है? लोकसभा। तो बात सही हो रही है। आगे देखिए, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती, ऐसा कहाँ है? लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार कर राज्यसभा को लौटा सकती है, ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक आहूत करेगा, वो तो साधारण विधेयक में करता है। ये भी बात क्या है? गलत है। आइए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है बच्चे? ये तो पता है, ठीक है। हाँ, ये किस आर्टिकल में कहा गया है? 30 में। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का रिजर्वेशन कितना है? जो है 84। अब तुम लोग बताओगे एसटी का कितना है? कितना है? एसटी का कितना? 47। और इनका कितना है? एससी का 84। यदि 543 सदस्य होंगे तो उसमें कितने लोग हो सकते हैं? दोनों को जोड़ो। 131 सदस्य क्या हैं? रिजर्व्ड सीटें हैं। किसके लिए? एससी एंड एसटी के लिए। किसके लिए? एससी एंड एसटी के लिए। क्लियर? फिर आ जाइए, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? संसदीय शासन प्रणाली में, ठीक है, कौन सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ठीक है, होते हैं। सदस्य थोड़ी चले जाएंगे मंत्रिमंडल से सदस्य होने के बाद। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। बिल्कुल बात क्या है? दोनों बातें सही हैं। जब तक विश्वास मत प्राप्त रहेगा तभी तक क्या रहेंगे? वो सदस्य रह सकते हैं। बच्चे, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। ये बात क्या है? राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। बात सही है बच्चे? कहते हैं राज्य कौन सा अध्यक्ष, कौन अध्यक्ष मंत्रिमंडल का? मंत्रिमंडल का अध्यक्ष तो कौन होता है? पीएम होता है। कौन होता है? पीएम। और वहाँ पे राज्य में कौन होगा? सीएम होगा। तो ये बात क्या है? गलत है। तो कौन हो सकता है? 1 और 2। अगला ये, यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी, यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी है तो इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए, मतलब अधिसूचना जारी कर दी संयुक्त अधिवेशन के लिए और क्या हो गया? लोकसभा क्या हो गई? विघटित हो गई। तो क्या स्थिति होगी? संयुक्त सत्र यथा समय आहूत होगा। जो कह दिया है तो क्या होगा?
वो आहूत होगा। वो विघटित हुई हो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये क्या होगा उसी टाइम मतलब जो निर्धारित है तो वो क्या होगा यथा समय आहूत होगा। ये याद रखिए, ये क्वेश्चन 2018 पीसीएस में आया है, ठीक है। निरस्त नहीं होगा, ये निरस्त होता तो इतना सरल क्वेश्चन बन जाता तो सब नहीं कर लेते। दिमाग में क्या जाता है, सत्र क्या होगा निरस्त हो जाएगा। दिमाग फर्स्ट क्या कहेगा जो बच्चा पढ़ा नहीं होगा, और है क्या यथा समय क्या होगा आहूत होगा। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में अविश्वास, मैंने जब प्रक्रियाएं पढ़ाई थी तो ये नहीं कहा था संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख है, ये कहा था अपनाई गई चीज़ें हैं। तो ये अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, संविधान में नहीं है। कोई आर्टिकल में बताया गया क्या अविश्वास प्रस्ताव नहीं, तो ये क्या हो गया सही, ये सही है। भारत के संविधान में विश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, सही बात तो कह रहा है, क्लियर। फिर आइए, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया सकता है, ये भी सही है। तो क्या है, 1 और 2 दोनों सही हैं। बढ़े आगे। फिर आइए, जब क्वेश्चन आंसर से जो अंडरस्टैंडिंग बनती है वो कितना भी तुम पढ़ लो वो नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन वाला हिस्सा नहीं रहता, जो कुछ है तुम्हारे सामने है। जब क्वेश्चन करते तो उसमें एक हिस्सा दूसरा कौन आता है, और वही चीज़ जितनी प्रैक्टिस करोगे सही होती जाएंगी, क्लियर। फिर कौन सी बड़ी संसदीय समिति हैं, और दूसरी बात बता रहे, जो वीडियो लगातार देखते जाइएगा पूरे कंप्लीट। पता है एक समय ऐसा आएगा तुम पछताओगे कि तुम शुरू से नहीं देखे हो, तो कहोगे सर तो एनवायरनमेंट भी खत्म कर दिए, सर तो ज्योग्राफी भी खत्म कर दिए, फिर डबल ट्रिपल जो भी वो होगा लगा लगा के देखना, फिर कुछ मतलब हाथ से तुम्हारा निकल जाएगा, क्योंकि समय तो उतना ही है। अब मान लीजिए हम 1 महीने में सब खत्म कर दिए मान लीजिए, और तुम शुरू नहीं किए हो तो क्या है, फिर यही ऑप्शन रहेगा कि छोड़ो छोड़ो जो कुछ अगले में देखा जाएगा 27 में। अब ठीक है, अभी आपका समय है, बाद में बहुत दुखी हो गए, क्योंकि जब 1 महीना बीत जाएगा तुमने कुछ वर्क नहीं किया, बहुत निराशा होगी, काश जो हम वहाँ स्टार्ट करे होते, ये काश लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संसदीय समिति है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन। सबसे बड़ी कौन है, 30 सदस्यों की होती है प्राक्कलन समिति। अगला ये, निम्न में से कौन सा कथन सही है, राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती हैं। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाएं करती हैं, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या है, सही बताना था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। लोकसभा पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन, बच्चे सभी सदस्यों का कहाँ होता है, सभी सदस्यों का निर्वाचन कहाँ होता है, 12 सदस्य तो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन किससे होता है, राज्यों की विधानसभा से। क्या होता है यहाँ पे, गलत सेंटेंस नहीं लग रहा है, सभी सदस्य कहाँ होते हैं, राज्यसभा में जो 12 सदस्य तो क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं, क्लियर। फिर उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ये भी बात क्या हो सकती है, सही है। फिर अगला, लोकसभा राज्यसभा में इस बात की समानता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, ये भी बात क्या हो रही है, सही लग रही है। लोकसभा एवं राज्यसभा में इस बात की समानता है, लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। अभी देखते हैं इसको भी। भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट शब्दों में क्या है, निषेध है। ये तो बात क्या है, नामित मंत्री, भारत के संविधान में राज्यसभा के नामित सदस्य की मंत्री पद पर नियुक्ति का स्पष्ट निषेध कहाँ है। कोई भी मंत्री बन सकता है, कोई भी सदस्य होगा, ना भी हो तब भी मंत्री बन सकता है। तो पहली गलत हो गई बात, ये भी गलत हो गई। तो अब 2 में मैटर फंस रहा है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के लिए पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। हाँ, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव, मतलब चुनाव तो लड़ सकता है, नहीं ये नहीं कह रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। अब आइए, लोकसभा और राज्यसभा में इस बात की समानता है कि लोकसभा में राज्यसभा के निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, ये भी बात क्या है, सही है। इसमें देखते हैं 2 और 3 में क्या इन्होंने दिया है इसमें आंसर की अकॉर्डिंग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पहला वाला तो सभी वाला तो गलत हो गया है। इसमें कौन सा इनके अकॉर्डिंग है, सी वाला लग रहा है इनको, इनके अकॉर्डिंग। देखो ये वाला तो सही ज़्यादा लग रहा था। अब सी वाले में क्या, लोकसभा तथा राज्यसभा की इस बात की समानता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से, हमें लगता है राज्यसभा में जो होता है कोई भी व्यक्ति जो है
ये राज्यसभा में उस राज्य का होना चाहिए, इस चीज़ का हो सकता है। लोकसभा में तो क्लियर है, कहीं से भी कोई लड़ सकता है। इस क्वेश्चन को देख लिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये तो बिल्कुल बात क्या है, सही है, सभी सदस्य निर्वाचित, ये भी बात सही है। उपराष्ट्रपति कोई भी चुनाव लड़ सकता है, चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा का क्या, कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ सकता है, बिल्कुल बात क्या है, सही है। ये वाला क्या कह रहा है, सही नहीं है, तो ये बात गलत। एक सेकेंड, सही नहीं है। अब आइए, तो ये भी बात क्या है, ये दो सेंटेंस को हम बाद में देखेंगे, क्लियर करेंगे। ये दो तो बात गलत है। सभी सदस्य में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, तो सभी सदस्य तो निर्वाचन द्वारा नहीं आएंगे, तो बात क्या हो गई, गलत। इसमें कोई भी मंत्री बन सकता है, जरूरी नहीं मनोनीत सदस्य का मैटर कोई हो। अब क्या रहा है, दो में फंस रहा है, तो सही नहीं है। किसको सही नहीं बता रहा है, कौन सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, कौन सही है। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में इस बात की समानता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से बन सकता है, सही हो सकता है। ये अच्छा क्या हुआ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति पद के। हाँ, ये बात देखिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है, वो ये निष्कर्ष रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसीलिए कह रहा है राज्यसभा का कोई भी सदस्य क्या है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ऐसा कोई मतलब नहीं, जो उपराष्ट्रपति रहेगा वो क्या बन सकता है, सभापति बन जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि उपराष्ट्रपति के लिए क्या हो, राज्यसभा का सदस्य ही क्या लड़े, चुनाव लड़ता हो। भाव ये निकल रहा है, इसका भाव कह रहा है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अतः राज्यसभा, मतलब ये कह रहा है पदेन सभापति होता है, अतः इसीलिए कहने का मतलब है, इसीलिए क्या होता है, राज्यसभा का कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। इसलिए नहीं होता है कि वह क्या है, राज्यसभा का सभापति है, इसलिए नहीं, क्योंकि सभापति वो खुद उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा, अपने आप बन जाता है। क्लियर, वो इस कह रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसीलिए क्या है, मतलब कह रहा है राज्यसभा का कोई भी सदस्य क्या बन सकता है, उपराष्ट्रपति पे चुनाव लड़ सकता है। ये बात तो क्या है, गलत है। क्लियर, देखिए पदेन सभापति उपराष्ट्रपति का होना ये कहीं इंगित नहीं करता कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या है, सदस्य होना चाहिए। ये उसका कोई भी रिलेवेंट उपराष्ट्रपति का राज्यसभा से नहीं है, वो तो अपने आप बन जाएगा, उपराष्ट्रपति जो होगा क्या बन जाएगा, सभापति। तो सही कौन हो गया, लोकसभा और राज्यसभा में इस बात की समानता है। कौन होगा, जो है कहीं से भी कोई प्रत्याशी खड़ा हो, ठीक है। अब मान लीजिए पीएम ही देखिए कहाँ से हैं, गुजरात के, कहाँ से, यहाँ से। अब मान लीजिए राज्यसभा का भी जिसको टिकट देना होता है, जो भी पार्टी राज्यसभा का सदस्य बनाना चाहती है, ये नहीं देखती है कहाँ है, किसी भी राज्य का क्या बना सकती है, राज्यसभा का सदस्य बना सकती है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किसका सीधे नियंत्रित होता है, लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं रखा सकता है। जो आधार को जो है 3 महीने से अधिक संग्रहित उसके डेटा को रखा सकता है, ये बात क्या है, गलत है। राज्य निजी निगमों से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकती है, ये बात क्या है, सही है। यहाँ पर आधार बीमा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। बीमा उत्पाद मतलब जो भी हो उसके लिए कोई आधार जरूरी नहीं है। आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, ये बात भी क्या है, कौन कोई ऑप्शन इसमें बन रहा है, ठीक। अब 2 आ रहा है, 2 के साथ कोई और क्या नहीं हो रहा है, 4 आ नहीं रहा है, तो क्या है, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, तो कौन बन जाएगा, 2 4। कोई क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा अलग मतलब है, बिल्कुल उस टॉपिक से रिलेवेंट डायरेक्ट नहीं है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों के योग के बराबर है। बिहार में कितना है पहले बताइए, 40 है। वेस्ट बंगाल में 42 है, ठीक है। तो असम में कितना है, मध्य प्रदेश में 29 तो बनेगा नहीं, ठीक है। ये तो कितना निकल आया, 43। ये गुजरात में 26, असम में 14, तो 14 + 26 कितना हो गया, समझ पाए। गुजरात और असम बहुत क्लियर याद होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देगा कि दिमाग लगेगा नहीं। कर्नाटक 28, राजस्थान 25, पंजाब 13 और उधर पश्चिम बंगाल 42। फिर आइए खाद्य मिलावट निवारण। अब देखो ये आया है क्वेश्चन, कहीं आया है, कहीं आया नहीं है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। देखिए खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम, घरेलू हिंसा महिला अधिनियम,
जब क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट अधिनियम, जब आप कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो पहले एक बार पढ़ लीजिए पूरे, तो तुम्हारे दिमाग में जैसे ही हम लोगों ने आया सूचना अधिकार अधिनियम आ गया, तुरंत घरेलू महिला हिंसा वाला जो आ गया, तुरंत 2 आ गए। ये कब हुआ था? 2005 में। 2005 कहाँ गया? ठीक है, तो 2005 में कौन हो गया? तो ये कौन हो गया? चौथा। ठीक, घरेलू हिंसा 2006 में आया था, मतलब घरेलू हिंसा कब हुआ? 2006 में प्रवर्तित हुआ, तो 2006 में कौन हो गया? अब देखो, डी के साथ दूसरा और सी के साथ चौथा, डी के साथ दूसरा, डी के साथ कौन है दूसरा, और डी के साथ दूसरा होगा, सी के साथ चौथा। तो कौन से ऑप्शन पे जा रहे हैं? अब आइए, ए के साथ पांचवा होगा और तीसरा, देखिए ए के साथ पांचवा। खाद्य मिलावट वाला निवारण अधिनियम पहली बार कब आया? 1955। और ये वाला बी वाला कौन सा जा रहा था? तीसरा जा रहा था, बी वाले में तीसरा। ये कब आ रहा है? अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण वाला, जो कॉमन सी बात है, 89 में बना, लागू कब होगा? ये तो पता ही है। ठीक है, फिर आइए, अब कौन बच रहा है आपका? क्रिमिनल ट्राइबर वाला। वो जानते हो क्रिमिनल ट्राइबर कब है? 1871। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइबर एक्ट कब बना? 1871, अंग्रेजों के समय। क्लियर? ये एक्ट एक बार दिमाग में रख लीजिएगा, कुछ डायरेक्ट पूछ ले। खाद्य मिलावट निवारण वाला अधिनियम पहली बार 1955 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाला कब रहा है, कब लागू हो पाया? 1990 में। फिर सूचना अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 से स्वीकृत हो गई राष्ट्रपति की। और घरेलू हिंसा महिलाओं का क्या है? अक्टूबर 2006, 26 अक्टूबर 2006। और क्रिमिनल ट्राइबर 1871। बढ़िया आगे, लास्ट दम तक हार न मानो जो क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हो रहा है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत व्यक्तियों द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई? देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित की गई, किसमें की गई थी? व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर में। ये भी क्वेश्चन अलग तरीके का आया है, याद रख सकते हो। किस के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा क्या कर दी गई? सीमित की गई। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, बताइए, ये बताओ। संघीय संसद है, राज्य सूची के विषय पर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है। अच्छा, जब अंतर्राष्ट्रीय कोई मैटर होता है और वो प्रभावी करने के लिए राज्य पर कौन बना सकती है? संसद कानून बना सकती है। ये किस आर्टिकल में? 253। याद आया? एक बार मैंने पढ़ा था 253। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु वो बात आ रही है 253 में। बात क्या है? सही है, मतलब संसद है, राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। कब बना सकती है? जब अंतर्राष्ट्रीय समझौते को क्या करना हो? प्रभावी करना हो, प्रभावी हेतु बनाने हेतु। फिर संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में, ये भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं, राज्य में राष्ट्र शासन लागू करने की अवस्था में भी तो बना सकती है। याद कीजिए, जब जो है राष्ट्र शासन चल रहा है, वहाँ की जो है सरकार क्या कर दी गई? भंग कर दी गई, तो कौन कानून बनाएगा? कौन बजट वहाँ पास कराएगा? संसद। तो ये तो बात पक्की सही है। राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को क्या कर दे? पारित कर दे। ये भी बात क्या सही है? 1, 3, 4 ऑप्शन है। जब 1, 3, 4 ऑप्शन नहीं है तो अब 1, 3, 4 होना चाहिए था। अब देखो, संबंधित राज्य की सहमत से, मान लीजिए बनाएगी तो संसद, वो राज्य कह रहा है, संसद एक नहीं भी बना सकती है, एक बना भी सकती है, कंडीशन में सहमत से क्या कर सकती है। तो देखो 1, 3, 4 होना चाहिए था फर्स्ट प्रायोरिटी में, लेकिन ये क्या हो सकता है? फिर सभी चारों क्या है? सही है। क्लियर? फिर निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। पंजाब को कितनी प्राप्त हैं? 13, और असम को 14, तो नहीं है। आंध्र प्रदेश 25, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25, तमिलनाडु 39, तो ये सब सही नहीं है। तो कौन सा सही है? हिंदू विवाह अधिनियम, याद कर लीजिएगा, 1955 में ही आया था। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? 1955। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू विवाह के बाद ही तो उत्तराधिकारी का मैटर होगा, तो 1956 में। फिर 73वां संविधान संशोधन, देखिएगा, शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये तो 74 में होना चाहिए। इसने क्या लिखा है? 73। जो शहरी वाला जो हुआ था स्थानीय निकाय संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो किसमें हुए थे? 74 में। 73 में तो कौन आया था? ग्रामीण वाला था, पंचायती वाला सिस्टम। तो ये वाला भी सती निरोध अधिनियम जो आया था 1987, ये भी इसका मतलब क्या है? सही है। तो आपसे पूछा था गलत कौन है, गलत कौन हो गया है? सी ऑप्शन इज
राइट, रॉन्ग है वही क्या है इसमें सही है। समझ पाए कि नहीं? 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या पंचायती क्षेत्रों के लिए ये होना चाहिए था। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? 95 लाख है। कितनी है? फिर आइए, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों को परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री, ठीक है, समिति का गठन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, परिवहन किसके द्वारा? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा, जो भी गठित करता है संसदीय कार्य मंत्रालय। ऊपर क्वेश्चन आया था इस तरीके का। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा में राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? 7। देखो 7 है, फिर कितना है? 22 है, तो कितना हुआ जाके? 7 है, 14 है, 1 सेकेंड, हाँ 15 है तुम्हारा और 7 है, ठीक है। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से 2 और 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 1। निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य, क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं है, राज्यसभा के उपसभापति नहीं है, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है, ठीक, राज्यसभा में सदन का नेता, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। मतलब कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? मंत्री हो सकता है। वैसे मंत्री जो राज्यसभा का, मंत्री तो पूरा सरकार को इंडिकेट कर रहा है। राज्यसभा में सदन का नेता मेन कौन हो सकता है यहाँ पे? वैसे यहाँ पर जो सबसे अच्छा अप्रोप्रिएट होता है तो महान्यायवादी टाइप का होता है। क्या होता है? वो जो है भाग लेता है, लेकिन जो है कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। इसको हम क्लियर कर लेते हैं। मंत्री हो सकता है यहाँ पे। इनमें से कोई नहीं दिया तो अप्रोप्रिएट कुछ ज़्यादा नहीं तो माना जाता है कहीं उसको, महान्यायवादी को। 158 में बिल्कुल सही है। क्लियर? सरकार को तो इंगित करता ही, मंत्री भी तो करता है। मान लिया कोई बात आएगी, चर्चा होगी, सरकार को जो है मतलब कार्यपालिका का हिस्सा हो गया ना ये तो मंत्री। अगला ये बढ़िया के फिर सिविल अधिकार संरक्षण 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। 1955 में अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर देखो ये आया है क्वेश्चन छत्तीसगढ़ 14 में, मिलान कीजिए। आंध्र प्रदेश 25, तमिलनाडु 39, महाराष्ट्र 28, छत्तीसगढ़ 11 और पश्चिम बंगाल 42। छत्तीसगढ़ में लोकसभा कितनी सीटें थी? राज्यसभा की, सॉरी। झारखंड में कितनी थी? झारखंड में 6, छत्तीसगढ़ में 5। क्लियर? और जो आपका उत्तराखंड में कितनी थी? 3 थी। ठीक, क्लियर? ऐसे चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है। संसद की प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को क्या कर देना? बंद कर देना, यही गिलोटिन है। ये आ चुका है, याद रखिएगा। किसी राज्य के लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। ठीक है, स्थानों की आवंटित संख्या, लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या क्या हो? 42 हो तो जो है अनुसूचित जातियों की संख्या, जो अनुसूचित जातियों की संख्या, इसका 15% लगभग कितना बनेगा? जाके 7 के करीब आएगा। कितना बनेगा भाई? रिजर्वेशन जो है एससी का कितना होता है? 15% होता है। अच्छा, उसने क्या लिखा? किसी राज्य के, अच्छा एक सेकेंड, लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के अनुसूचित जातियों है तो आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। ठीक है, तो अनुसूचित जातियों तो आरक्षित स्थानों की संख्या 42 किस राज्य की है? देखा जाए पश्चिम बंगाल की, तो उसमें पूछ रहा है एससी की संख्या कितनी है। देखिए 6 होना चाहिए। हाँ 15 जो है, जो इसका हम करें तो 2 निकलेगा। 2.2, 4 और 2.2 कितना है? 6.2, मतलब 6 हो सकता है। कितना होगा? अब उसने वर्ड दिया 7 और 6, तो इसको भी क्लियर किया जाए। हालांकि हाँ, तो इसी को देख ले कि उसको मानता है कि 6 मान रहा है कि 7 मान रहा है। इसमें जो है कंफ्यूजन कर सकता है बच्चे। 62 वाला में जो है 7 ही है। ठीक है, कौन है? 7। हम लोग जो किए थे, हम लोग क्या निकाल रहे थे? हम लोग 42 का क्या निकाल रहे थे? 15% रिजर्वेशन। कितना निकाल रहे थे? 15% रिजर्वेशन कितना बना जाके?
6.32, मतलब जो 6 पॉइंट से ऊपर चला गया तो हम कितना उसको ले लें 7, ठीक है। अब देखो 6 और 7 में कन्फ्यूजन था तो कौन हो जाएगा 7, ठीक है। पहली चीज़ें निपटा लीजिए। हाँ, फिर आइए, फिर कौन सा आपका हो रहा है? अच्छा, यूपी में है। यूपी में कितनी सीटें? 80 हैं और कितना है 17, तो जो है आपका कितना हो गया जाके? ऐसे तो तुम्हारा 20% निकला है लगभग, कितना निकल रहा है? 20 से ऊपर जा रहा है ना, तो समथिंग ऐसे बन रहा है। अच्छा, SC ST तो सीटें है ही नहीं, तो इसमें याद ही रख लो कि जो जहाँ पर 42 है वहाँ पर कितनी है? 7 है। क्लियर? ये या पूछना चाह रहा होगा शायद, जो कौन सा है आपका जो है 42 सीटों वाला कौन है? पश्चिम बंगाल, उसमें देखिएगा 7 है कि नहीं है लिस्ट में। क्लियर? तो बात सही है, उसी का लिस्ट से पूछ लिया है। कौन सामाजिक उन्होंने एक लिस्ट डाली थी, किस राज्य में कितनी क्या है SC की सीटें, कितनी ST की, उसी से क्वेश्चन आया है। हाँ, निम्न में से कौन सी देखो 15 7 इसलिए नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे तो 7 कहीं निकाल लें। अब 7 निकाल लें तो अपने यूपी में क्या है? हाँ, वही जनसंख्या के, वहाँ पे जो है ST है ही नहीं। जब यूपी में ST है ही नहीं, पॉइंट समथिंग % में ST है, तो ST को वैसे तो क्या निकाला जाए, तो उसने पूरे 22% क्या कर दिया। जब ST नहीं है तो 22% पूरा क्या निकाल दिया गया है? SC निकाल दिया गया, तो वही 17 के करीब क्या बन जाएगा। समझ पाए कि नहीं? जब ST है नहीं तो कितना निकाल दिया गया इसका? 22%। कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिए, ज़्यादा उचित है। हाँ, कौन संसद की स्थायी वित्तीय समिति नहीं है? लोक लेखा समिति तो है, आकलन समिति भी है, सार्वजनिक उपक्रम भी है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों कल्याण संबंधी समिति नहीं है। फिर अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। बिल्कुल बात कर सकती है कि नहीं कर सकती है? कर सकती है। हाँ, फिर संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, तभी तो संशोधन कर सकती है। तो क्या हो गया? दोनों बात सही है, व्याख्या भी क्या है? सही है। ये भी तुम लोग कर रहे थे, शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे। फिर आइए अभी अगला क्वेश्चन चल रहे हैं। लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है बच्चे, कहाँ पे प्रस्तुत की जाएगी? लोकसभा में। कहाँ प्रस्तुत की जाएगी? मैंने लिखा है सबमिटेड टू लोकसभा, ठीक है, तो कहाँ प्रस्तुत? लोकसभा में। अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति का निम्न अनुच्छेदों में कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत कर सकता है बच्चे? अनुच्छेद 100 में। याद कीजिए, मैंने लिखाया था आर्टिकल 100 में। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक क्या है? निर्दिष्ट किया जाता है, तो उसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? उपस्थित एवं मत देने वालों का क्या होना चाहिए? साधारण बहुमत। उसी से पास किया जाता है, उपस्थित एवं मत देने वालों का साधारण बहुमत। समझ पाए कि नहीं? जब संयुक्त बैठक होगी तो उसमें क्या होगा? उपस्थित एवं मत देने वालों का, याद रखिएगा। फिर इसमें क्या लिखा है इसने? उपस्थित मत देने वालों का, ये भी नहीं। सदन का 2/3 नहीं, सदनों का पूर्ण बहुमत, ये भी नहीं। फिर आइए, संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करता है। राजस्व कहाँ तैयार करता है? आर्थिक मामलों का विभाग तैयार करता है। तो ये बात क्या हो गई? गलत है। क्लियर? ये मैंने पढ़ाया था। अब देखो, 1 नंबर जहाँ जा रहा है एलिमिनेट कर दो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचा कौन? 2 3 और 2 और भी खतरनाक है। भारत की संसद के प्राधिकार के बिना कोई धन भारत की संसद से नहीं निकाला सकता है। ये तो बात क्या है? सही है। लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। लोक लेखा से सभी के लिए, सभी संवितरणों के लिए नहीं होता है, कुछ चीज़ों के लिए नहीं भी हो सकता है। ये एक चीज़ क्या कह रहा है? सभी संवितरणों के लिए किसकी आवश्यकता होगी? संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होगी। ये बात क्या है? नहीं है। आपका कौन सा सेंटेंस 2 वाला है? केवल कौन सा हो सकता है? केवल 2। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक के लिए मान्य है। संविधान संशोधन विधेयक में कहाँ होता है? साधारण विधेयक के लिए होता है। ठीक है। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। किसी भी परिस्थिति में जब वो नहीं है राज्यसभा का सभापति, तो उस समय क्या कर सकता है? किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता है। अच्छा, 1 सेकेंड और देखिएगा। अभी 1 नंबर कहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करो, तो ये क्या हो गया? एक यहाँ गलत, एक यहाँ गलत एक यहाँ भी गलत है, तो फिर जो है ठीक है, तो क्या कुछ बचा ही नहीं।
हाँ, अब ये बताओ, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का 1/6 तो पक्का गलत है, 1/10 होना चाहिए गणपूर्ति के लिए, और ये भी क्या है, गलत ही होगा कि जो दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया इन्होंने है। तो किसी भी स्थिति में राज्यसभा का सभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, उपसभापति अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है? संयुक्त सभा की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। तो इसमें का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता है। बात तो सही है, किसी भी परिस्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं तो कर सकता, नहीं कर सकता है, बात सही है। लेकिन क्या इसमें ऑप्शन भी कोई नहीं है ना, तो इसमें सही बताना था। तो ये जब ऑप्शन ही नहीं तो कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। देखो पहला वाला तो हो नहीं सकता, संविधान संशोधन लिखा है। अगला वाला 1/6 तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो केवल 2 है नहीं, तो कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां पर व्यपगत हो जाता है। लोकसभा में लंबित विधेयक उसके 17वां पर, 17वां निश्चित समय के लिए ब्रेक हुआ है कि तुरंत वो चला जाएगा, व्यपगत हो जाएगा, ऐसा क्या है? व्यपगत हो जाता है, ये सही नहीं है। व्यपगत लंबित विधेयक उसके 17वां पर व्यपगत होता है, ये सही नहीं है। व्यपगत मतलब नहीं होता है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, मतलब लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। बिल्कुल बात क्या है? सही है। जब कोई राज्यसभा में लंबित विधेयक पड़ा है, लोकसभा ने उसे पारित नहीं किया है, तो नहीं पारित किया, अब लोकसभा का क्या हो गया? विघटन हो गया। तो इस पर कोई प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा। तो कौन सा बात सही है? केवल 2 सही है। क्लियर? केवल 2 सही, 2 इज राइट। क्लियर? फिर आइए भैया संदीप ऑफिस में चले जाइए, देखिए कोई है ऊपर, लाइब्रेरी में चले जाइएगा, कोई नए बच्चे हों जो, देखो कोई ऊपर जा रहे हैं। हाँ, राष्ट्रीय हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधेयक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि उसके लिए एक संकल्प। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधेयक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए संकल्प लोकसभा द्वारा पूर्ण, ये तो बात गलत है। लोकसभा कहाँ राष्ट्रीय हित में होगा? फिर आइए, लोकसभा द्वारा संपूर्ण सदस्य संख्या के कम से कम 2/3, ये भी बात क्या है? गलत। राज्यसभा द्वारा संपूर्ण सदस्य के साधारण बहुमत, ये भी गलत। साधारण बहुमत से कहाँ? फिर राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से क्या हो? पारित कर लिया जाए तो क्या होगा? ये क्वेश्चन कह रहा था राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर क्या कर सकती है? कानून वगैरह बना सकती है। तो ये संस्तुति स्टार्ट कहाँ से होगी? राज्यसभा से। उसके लिए राज्यसभा कितने से पारित करेगा? उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। देखिए घबराइए नहीं, ये क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर का बीड़ा उठाना कठिन कार्य होता है। क्यों? क्योंकि उसमें IAS भी आएगा, छत्तीसगढ़ भी आएगा, झारखंड भी आएगा, सब आयोग अपना अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, तो सबका टैलेंट देखना एक जगह पे है। अब ये जो क्वेश्चन है ये किस में आया हुआ है? IAS 2016 में। बिल्कुल तुम्हारे अंदर एकदम अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप कर देगा कि जिसका कोई जवाब नहीं, मतलब बिल्कुल निचोड़ पड़ रहे हो एकदम, जो होता है एकदम क्लियरिटी हर चीज़। देखो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका दिमाग भी घूम रहा है बिल्कुल। किस राज्य में लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं? मिजोरम पढ़े थे, कितना था वहाँ? राज्यसभा से लोकसभा त्रिपुरा हो जाए, कौन हो जाएगा? त्रिपुरा। नागालैंड में ये कह रहा है लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं। किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित होते हैं? एक ही हो गया, कौन बचा आपका? त्रिपुरा। क्लियर? बढ़िया गए। फिर आइए, ये कल आया था लिस्ट में शायद ये, ठीक है। फिर आइए, कोई विधेयक जिसमें केवल वे अंतर्वलित हैं और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कोई विषय अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, केवल लोकसभा में प्रारंभ किया सकता है, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ। कोई विधेयक जिसमें केवल वे अंतर्लिप्त हैं और अनुच्छेद 110 में क्या है? विनिर्दिष्ट है। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है, यहाँ से कोई बैठा है मक्खी, ये क्या है? कोई बैठा है इस पे? क्या चल क्यों नहीं रहा है? मक्खी वगैरह बैठी है क्या इस पे? कहाँ मक्खी बैठी है? हाँ चलिए आइए, जो 110 में क्या है? विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है। कोई विधेयक जिसमें केवल वे अंतर्विष्ट है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे 110 में कोई सम्मिलित, उसे केवल जो है लोकसभा में प्रारंभ किया सकता है। लोकसभा में तब होता है जब 110 में क्या होता है? वो शामिल
होता। और ये कह रहा है सम्मिलित नहीं है, तो संसद किसी भी सदन में क्या किया सकता है? ठीक है, ठीक है, किसी भी सदन में प्रारंभ किया सकता है। अगला क्वेश्चन बढ़िया था। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है बच्चे, बताइए फटाक से। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना होता है? हाँ 1 वर्ष। बच्चे प्राक्कलन समिति का कितना होता है? 1 वर्ष। याद आया? हाँ, ये मक्खी बहुत परेशान किए, कहाँ बैठ गई है? कहाँ पर? ये है, ठीक है मक्खी। ठीक है, आइए बच्चे, कौन है? 1 वर्ष का। क्लियर? आइए फटाक से। फिर आइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने वाले हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति से संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। फिर देखिए, आरटी अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना क्या है? आवश्यक है। ये बात क्या है? फिर देखिएगा, अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, शिक्षा परिषद NCTE, ठीक है, नहीं जो NCT नहीं बना है, नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल, हाँ NCTE सही है। NCTE के दिशा निर्देशों के अनुसार लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण में क्या उत्तीर्ण होना आवश्यक है। सही बात है कि नहीं? मतलब जो है प्राथमिक शिक्षा में शिक्षण कोई टीचर पढ़ाएगा तो NCTE के दिशा निर्देश में क्या होना चाहिए? एक अध्यापक अर्हता परीक्षा वाला सिस्टम है कि नहीं है? उत्तीर्ण उसमें होना आवश्यक है कि नहीं? सही है, ये बात क्या है? बिल्कुल सही। भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन है। ये तो बात क्या है? गलत है। 90% से क्या? खुद ही उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शिक्षक हैं। KVS से कितने शिक्षक होंगे यहाँ पर? मेन किसके शिक्षक हैं? राज्य सरकार के ज़्यादा शिक्षक हैं। तो बच्चे क्या हो गया? पहला, तीसरा वाला तो गलत है। तीसरा जहाँ जहाँ है उसको हटा देना है। यहाँ भी तीसरा आया है। अब तुमको कौन सा फॉलो रखना है? दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला आपका क्या है? बिल्कुल सही है। और जो पहला वाला क्या हो सकता है? हाँ, ये क्या लिखा है? अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु हर होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। ये बात क्या है? सही नहीं है, क्योंकि संबंधित राज्य NCTE क्या करेगी? खुद ही निर्धारित कर रही है। तो उसमें क्या लिखा है? अरे किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए किसी राज्य में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है। ये कह रहा है RTE, और RTE के अनुसार क्या है? जो है NCTE के अनुसार ही चलेंगे। किसके अनुसार चलेंगे? NCTE। तो कौन है सही हो सकता है? केवल 2, क्योंकि वो NCTE कह रहा है और फिर वहाँ पे संबंधित राज्य वाला बता रहा है, वो उसके लिए कोई और अधिनियम होगा। वो RTE अधिनियम 2009 या 10 वाला फिर नहीं रहेगा। क्लियर? फिर आ जाइए, निम्नलिखित में से उस राज्य को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की आवश्यकता जिसके उत्तरदायी जटिल हैं और सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार के कामकाज पढ़ लीजिए पहले। सरकार, देखो जब ऐसे क्वेश्चन है तो पहले एक बार सब पे निगाह डालिए। क्या कह रहा है? देखो हम लोगों में मिल गया सामूहिक उत्तरदायित्व वाला कुछ कहानी आ गया, ठीक है। जो ये कहानी जरूर आ जाए तो बन जाता है। मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त कीजिए। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना जो कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायी जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ऐसी सरकार काहे चाहोगे जिसमें आलोचना की क्या है? कम से कम करने की व्यवस्था है, उत्तरदायित्व उसका क्या है? जटिल है, और संतोष करने की निष्पादित करना क्या है? कठिन है। सब नेगेटिव बातें लग रही हैं। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि है जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब उत्तरदायित्व बढ़ते जा रहे हैं और तेजी लाना कुछ पॉजिटिव नहीं है। फिर सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को क्या करना? निश्चित करना, जिससे संसदीय लोकतंत्र की क्या है? एक क्रिया विधि है। आपको पढ़ने में लगने लगा होगा। फिर आइए, देख रहे हो लास्ट क्वेश्चन क्या करना चाह रहे हैं? पूरी कहानियां भर दी गई हैं, ठीक है। आइए, लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में लोकसभा तथा
राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में, ठीक है, के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। कितना गलत लिखा है। जब लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए कोई जरूरी नहीं 50% से अधिक पाए, ठीक है। मान लीजिए वो 10 लोग खड़े हैं तो वो 33% पा रहा है, लेकिन 33% में और उसके बाद वाले लोग कितने पा रहे हैं, कोई 32 पा रहा है, कोई 30 पा रहा है, कोई 15 पा रहा है, मतलब 100 वोट डाली गई सपोज दैट, तो जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा सीधी बात है वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर 50% वाला नियम नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस क्या है, गलत। तो अब देखिए दो का एक कहाँ ये गलत, ये भी गलत हो गया है, ठीक है, ठीक है। अब जो ये भी ना तो एक सही, ये भी गलत है, समझो ना। अभी रुक जाते हैं तो सही बात है, नहीं गलत मतलब है, ठीक है, ये भी सही है। हाँ, अब 2 बचा है मैटर। भारत के संविधान में उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है, ये बात क्या है, तथा उपाध्यक्ष का पद, फिर लिख दिया, देखिए यहाँ तक तो सही लिख रहा था, वो उसने और लिख दिया, उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को। ऐसा थोड़ी होता है, अध्यक्ष भी बनता है उपाध्यक्ष भी बनता है। वो तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष वगैरह बनाने का प्रयास होता है कि विपक्ष का क्या बने, नेता बने, ठीक है, विपक्ष का व्यक्ति हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। वो अध्यक्ष भी सरकार का होगा, उपाध्यक्ष भी सरकार का होना, खींचातानी मचेगी, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, ना तो एक सही ना तो। चलिए अगला, लोकसभा के निर्वाचन के नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। बात तो ये सही लग रही है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में लड़ा जाएगा, गलत है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया सकता है। एक सेकेंड, फिर भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की क्या है, मतदाता सूची में है दाखिल, ये ज़्यादा सही है कि इसमें मतदाता सूची का जिक्र नहीं है। तो कौन सही है, भारत के किसी भी नागरिक का जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की क्या है, मतदाता सूची में है, वो दाखिल किया सकता है। सही लग रहा है कि नहीं। हाँ, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया सकता है। बात तो किसी भी नागरिक में जो आपका मतदाता सूची में है वो जरूर है कि वो भारत की मतदाता सूची में तभी क्या कर सकते हो नाम। ये भी आईएएस का होगा, जो आईएएस में बहुत जो है बड़ा वैसे देते हैं क्वेश्चन, मतलब इस बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की क्या हो, मतदाता सूची में है, दाखिल कर सकता है। इससे यह पता चलता है कि वो चुनाव लड़ने के योग्य है कि नहीं, आयु कितनी होनी चाहिए, सब तभी हो पाएगा जब क्या होगा, मतदाता सूची में हो गए। क्लियर। कौन होगा, सी। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रिपरिषद के कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव के द्वारा तो रखती है कि नहीं रखती है, नियंत्रण रखेगी। बहस करने के लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस करने के लिए आता है। प्रश्नकाल में भी मंत्रिपरिषद पर क्या प्रश्न वगैरह चलेंगे तो दबाव बनेगा कि नहीं रहेगा। अनुपूरक प्रश्न में पूछे ही तो जाते हैं प्रश्न, तो वो भी एक प्रकार से दबाव बनता है कि नहीं, देना होगा स्पष्टीकरण। तो इसका क्या हो सकता है, 1 2 3। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के, ये कोई मतलब थोड़ी है। गैर निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या है, जो मंत्री वगैरह नहीं है, जो क्या है, मंत्री नहीं है। और इसमें क्या लिखा है, जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम जो है, ये कोई मतलब नहीं, मतलब ये कहीं नहीं आया है कि जो, हाँ, जो मनोनीत सदस्य होगा राष्ट्रपति का, जो वही करे तो वो कौन सा विधेयक कहलाएगा, गैर। ये बात गलत लग रही है क्योंकि केवल मनोनीत के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। फिर तो ये बात गलत लग रही है। हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। ये बात जो है सही हो सकती है, इसको हम देख लेंगे, एक बार क्लियर करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। 182। एक सेकेंड, ये दोनों जो है गैर सरकारी, भारत हाल ही में भारत के इस इतिहास में पहली बार गैर सरकारी विधेयक पारित हुआ। क्योंकि गैर सरकारी विधेयक ऐसे समझ लीजिए, याद रहने के लिए हमेशा, कि कैसे पारित होगा जब मंत्री या मंत्रालय द्वारा वो जो है क्या नहीं है, बनाया नहीं जा रहा है, तो किसी सदस्य के द्वारा पारित होने वाला जो होता है क्या विधेयक कैसा कहलाता है, गैर सरकारी। तो जब मंत्री मतलब सरकार की ओर से आ नहीं रहा तो पास कैसे हो जाएगा, क्योंकि सरकार के पास ही क्या होता है, बहुमत होगा। अपोजिशन के पास वहाँ बहुमत है नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि विरोधी वाला अपने लोग विरोधी में पास कर दो तो सिस्टम में बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, ये भी क्या है, कभी नहीं पास हुआ है, तो दोनों क्या हैं, ना तो एक सही ना तो दो। समझ पाए कि नहीं। गैर सरकारी पर लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है, 20। कितना हो सकता है, 20। अगला,
निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? बच्चे जो है इसमें एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु किसमें है? 315 312 जो है 312 में है। कितने में है? 312। फिर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद अधिनियम 1959 में कई पदों को लाभ के पद के आधार पर निर्भरता से छूट देता है। ये बात याद रख लीजिएगा, लाभ के पद के आधार पर निर्भरता से क्या देता है? छूट देता है। ये कौन है? संसद निर्भरता अधिनियम 1959 है। बात क्या है? सही है। कुछ फैक्ट याद भी रख लीजिएगा, लिख भी लेगा। उपयुक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया है। ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। शब्द लाभ का पद संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया। मैं कई बार कहा हूँ लाभ का पद स्पष्ट रूप से परिभाषित, ये भली भांति कह रहा है। क्या कह रहा है? भली भांति। तो आप देखिए 3 वाला एलिमिनेशन करो, 3 नहीं आना चाहिए, 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है। कौन ऑप्शन हो गया? 1 और 2 दोनों हो गए। मतलब यदि आपको वो नहीं भी पता था तो ये तो पता था, क्या पता था कि जो है लाभ का पद संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। यदि इतना जानते तो इस क्वेश्चन को क्या कर ले जाते? कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा आया है? 2019 IAS में आया था। समझ रहे कि नहीं? तो कौन सा एलिमिनेशन मेथड अपनाया? तो कौन? 1 और 2 दोनों सही। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं? संसद द्वारा गठित तदर्थ समिति, संसदीय विभाग से संबंधित स्थायी समितियां। हमारे अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए? संसदीय विभाग से संबंधित कौन? स्थायी समितियां होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर यही होना चाहिए। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत जैसे क्षेत्रों में, दूरसंचार जैसे क्षेत्रों को स्वतंत्र नियामकों को करने के लिए, इसको भी देखेंगे फिर से। क्लियर हमको नहीं लग रहा अभी, हमारे में भी स्पष्ट नहीं उसमें आ रहा है। इसको भी छोड़ रहे हैं। कितना है? 186। अब आइए क्या है, देखो ये तो पक्का सही है, समझ रहे हो? ये पक्का सही है। और तदर्थ समिति भी तो ऐसा नहीं है कोई सेक्टर में जो है नियामकों के लिए पुनरीक्षण कर सकती है। तदर्थ समिति मतलब एडॉक कमेटी, मतलब कुछ समय के लिए बनाई गई हो फिर उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये 2 तो है इसमें, 2 इसमें, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? अब अच्छा 1 सेकंड, 5वां देखिए बन रहा है खेल, समझिएगा। अब ऑप्शन से बन रहा है। अब देखो नीति आयोग का ये सब करेगा। नीति आयोग में हमने कभी कहा है कि जो है वो स्वतंत्र निकायों के पुनरीक्षण, नीति आयोग पुनरीक्षण का मतलब इन दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्र को स्वतंत्र नियामकों निरीक्षण में से कौन करते हैं? नीति आयोग तो क्या करता है? संघ और राज्य के बीच जो जो चीज़ें होंगी प्रतिस्पर्धा के लिए वो करेगा, ना कि ये चीज़ करेगा। तो ये 5 वाला भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अब कौन बचा है? 1 और 2। क्लियर? आप समझ देखिए, आगे यदि आपको कुछ चीज़ें पक्की पता लग रही हैं तो एलिमिनेशन मेथड का यूज करो। जैसे स्थायी समितियां तो होगा ही होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें करेगा स्थायी समितियां। लेकिन अब आपका फंस रहा था कि 2 किसमें नहीं आ रहा, तो 2 इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है तो इसके साथ नीति आयोग आ गया। तो क्या हो गया? कौन सा ऑप्शन? ए। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न से किससे संबंधित है? RTI किससे संबंधित है? RTI अधिनियम, RTE है और ये क्या है? RTI। निम्न में से कौन सा पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है? बहुत शानदार क्वेश्चन, खूब कॉन्सेप्ट समझाया था। IAS 2020 में आया है क्वेश्चन। कह रहा है कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? बच्चे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएंगे, किसकी भूमिका रहेगी? संसद की सिफारिश पर होगा कि नहीं होगा? वही फाइनल 2/3 बहुमत से उपस्थित मत देने वालों का कितना? 2/3 विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। इसमें भी संसद लगेगा, दोनों की सेम प्रक्रिया होती है हटाने की। फिर जो संघ लोक सेवा आयोग, मैंने संघ लोक सेवा आयोग बताया था, NHRC बताया था, CBC बताया था, ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग बताया था। उनमें सब में क्या बताया था? उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की सलाह लगेगी। किसकी लगेगी? सुप्रीम कोर्ट। फिर कैग में फिर बताया था मैंने क्या? संसद की सलाह। तो बताइए किसको हटाने में संसद की कोई सलाह नहीं लगेगी, किसको नहीं लगेगी? केवल 3 है ऑप्शन। क्लियर? IAS 2020 में आया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए MP लेट्स, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरियाज डेवलपमेंट स्कीम, ये याद रखेगा 1993 में चली थी, 23 दिसंबर 1993। और 1993 में किसकी सरकार थी? PV नरसिम्हा राव। तो किसने इसको स्टार्ट किया था? PV नरसिम्हा राव ने। ये हालांकि कोविड के समय इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है, कोविड समय 2 वर्ष के लिए इसको क्या किया गया था? ब्रेक किया गया, 22 तक शायद बंद रही है। अब देखिए क्या है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है MP लेट्स। निधियां टिकाऊ परिसंपत्तियों, स्वास्थ्य है, शिक्षा है आदि की भौतिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु प्रयुक्त हो सकती है। मतलब इनमें कैसे भी क्या हो,
सुधार हो सके, इसके लिए 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष क्या है, किसी भी संसद के निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या किया जाता है, आवंटित किया जाता है। तो किस क्षेत्र में, खासकर जो भी कोई क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता यही तो हो सकती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। तो ये एमपी लेट्स लोकल एरियाज आया, तुम खुद ही सोचो लोकल एरियाज में सब आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, डेवलपमेंट करना है, स्कीम है। तो ये बात क्या है, सही है। प्रत्येक संसद की निधि का एक निश्चित अंश अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थ हेतु प्रयुक्त होना चाहिए। शायद 15% और 7.5% का कुछ मैटर है, किसके लिए होना चाहिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। ये अलग से ही इसमें रहेगा, ये भी बात क्या हो गई, एक निश्चित अंश। एमपी लेट्स में ही इसके लिए कुछ अलग से मतलब एक निश्चित राशि की व्यवस्था की गई है। फिर आ रहा है एमपी लेट्स निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। मैं कह रहा था वार्षिक आधार पर, मैं कितना बता रहा हूँ, बहुत 5-6 बहुत कम लाख से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज जो चल रहा है कितना, 5 करोड़ चल रहा है। कितना चलता है प्रतिवर्ष, 5 करोड़। तो एमपी लेट्स निधियाँ वार्षिक आधार पर स्वीकृत होती हैं, सही बात है। और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रेसित नहीं किया सकता है, ये बात गलत है। यदि वो खर्च नहीं हो पाई है विकास पर तो क्या करेंगे, अगले वर्ष में उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये थोड़ी है कि खत्म नहीं हो पाई वापस चली जाएगी, उसको क्या करेंगे, अगले वर्ष में ऐड कर, या नहीं खत्म हो खा के बराबर कर दोगे कि खुद चलो अपने जो है नहीं विकास हुआ खुद का विकास कर लिया जाए। तो ये क्या है, सही है। हाँ फिर अच्छा 1, 2, 3 तो पक्का सही है, तो कौन सही हो सकता है, 1, 2, 3 है। अभी चौथा भी ऑप्शन है क्या, 1, 2, 3 तो पक्का सही है। अच्छा गलत हो गया 3 ना, ये तो अग्रनीत नहीं कह सकता है ना, तो क्या है, अग्रहित किया जा सकता है। तो 3 गलत है, तो इसका 3 वाला हटा दी, तो 1, 2 तो 4 भी बड़े कार्यान्वित हो रहे हैं। सभी कार्यों में कम से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष क्या किया जाना चाहिए, निरीक्षण अनिवार्य है। तो एमपी लेट समझ गए, संसद से संबंधित है, वो सिफारिश करता है 5 करोड़ रुपए को कहाँ पर विकास में क्या करने, खर्च करने हैं। एक हिसाब से जिला अधिकारी या जिला प्राधिकरण की पावर सीमित कर दी गई, यहाँ पर किसकी पावर बढ़ा दी गई है, संसद की। और ये योजना एमपी लेट से स्टार्ट कब हुई थी, 1993 में। और डेवलप किस चीज़ों को करेगी, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य, जो भी आधारभूत जरूरतें हैं, प्लस एक वर्ष में कितना आवंटित होता है धन, 5 करोड़। ठीक है, चलिए। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है बिल्कुल कि नहीं, कि मतदान के लिए योग्य है लेकिन किसी राज्य में 6 माह मंत्री बना सकता है, तब भी जब वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। लोक अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया, ठीक है, चुनाव के लिए स्थायी तौर पर निरर्थ मतलब योग्य नहीं होता है यदि वह कारावास से भले ही मुक्त हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है, पूरे कहने का मतलब 5 वर्ष जो है उसको सजा दी गई है, कारावास से छूट गया है, ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या है, उसको चुनाव लड़ने का अवसर नहीं दिया जाएगा। ऐसे तो बहुत बड़े बड़े अपराधी पड़े हुए हैं, ठीक है, सब क्या लड़ रहे हैं, तो बहुत सजाएं वजाएं होंगी, 5 क्या 10 वर्ष कुछ हुआ होगा उनके साथ। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है, तो जो है कि उनको जो कारावास से मुक्त हैं और चुनाव क्या हो, उनको नहीं लड़ने दिया जाए। तो ये पहली वाली लाइन क्या है, अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा, उनको अयोग्य इस आधार पे घोषित नहीं होगा। तो ये बात क्या है, गलत है। तो अब ये कौन सेंटेंस था, 2 वाला था, अच्छा दूसरा वाला। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी भी सदन में 6 माह के लिए मंत्री बनाया सकता है, तब भी जब भी उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है। ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा था लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया और जिसे कितने वर्ष के लिए कारावास हुआ, 5 वर्ष के लिए, ऐसा मतलब व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएगा। ये कोई सिस्टम नहीं है। क्लियर। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला गलत है। देख रहे हो लास्ट क्वेश्चन तो पूरी किताब लग रहा है छाप दी गई है कहीं। ठीक, तो कौन सा, पहला वाला सही है, दूसरा वाला क्या है, गलत है। IAS 2020 में आया क्वेश्चन। आप ऐसे कहेंगे कॉमन सेंस भी लगाइए कि खुद सोचिए, संसद जो है इतना नीट एंड क्लीन बहुत संसद का मामला है, पता नहीं कितने कत्ल कोई संसद द्वारा हो गए हैं और उसमें 5 वर्ष का इससे भी ज़्यादा सजा मिली होगी उनको। क्लियर। और वो बाहुबली के रूप में जो है घूम रहे हैं, ठीक है। हाँ, पॉलिटिक्स इसीलिए गंदी चीज़ है। पॉलिटिक्स में कहीं कहीं पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, समाज की सेवा करने का अवसर है, लेकिन समाज की सेवा किसके द्वारा की जा रही है ये बहुत बड़ा डिपेंड करता है, जनता किसे पसंद करती है। हाँ, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं। ये तो राज्यसभा के समान तो ये है नहीं, इसमें तो ज़्यादा है राज्यसभा की। संविधान के संशोधन करने में है, दोनों में बराबर। अच्छा, सरकार को हटाने के विषय में लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास
कटौती प्रस्ताव में लोकसभा के पास है राज्यसभा का, ये वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, कायदे से हमारी क्लास को लगातार पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बार बार वो सब आ रहा है, समझ पाएगी नहीं इसको। कह रहा है राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में, समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में। बच्चे नई अखिल भारतीय सेवाएं अभी पढ़ रहे हो, उसमें किसके पास पावर है, राज्यसभा। इसमें किसके पास पावर है, दोनों के पास पावर। इसमें राज्य सरकार को हटाना हो तो कहाँ विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करोगे, लोकसभा में। इसमें कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में कहाँ होगा, लोकसभा में, बजट वाला मैटर। तो कौन हो जाएगा, क्लियर। आइए, वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ एक अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिसे बहुआर्थिक रूपरेखा विवरण भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, यह प्रलेख जो प्रस्तुत किया जाएगा राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों का, याद रखिएगा। वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हुए इसके साथ एक अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, उसका क्या है, बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है उसमें, समझिएगा। तो जो फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सम्मिलित रहता है वो जो है, जो कौन से आदेशन कारण ऐसा व्यवस्था की गई है, तो याद रखिएगा कौन सा आदेशन, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं जो है आपका बजट प्रबंधन अधिनियम जो है 2003, क्लियर, याद रहेगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक। अगला, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2030, ठीक। फिर आ जाइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून बना सकती है, किस आर्टिकल के तहत, समझ पाया कि नहीं। अंतर्राष्ट्रीय किसी संधि को जो है प्रभावी करने के लिए राज्य पे भी जो है संसद क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, किस आर्टिकल के अंतर्गत। अब लड़के आधे तो इसमें पता नहीं कौन सा मारेंगे, इसमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, 200 सही है, 249 हो नहीं सकता है। 249 क्या है, राष्ट्रीय हित के मुद्दे वाला, ये बहुत लोग लगा सकते हैं ये भी, ठीक है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, 15। इतना प्रेशर पड़ गया है, सरल क्वेश्चन आ रहा है तब भी घबरा रहे हो, ठीक है। वो ऐसा घबरा रहे उसमें कुछ और ना उसमें हो जाए। हाँ, ये बताइए, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी, शायद 77 में न्यूनतम रही, किसमें रही है, 77 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसको देख लें, फैक्चुअल क्वेश्चन में ज़्यादा बवाल रहता है, कब क्या है इसमें, कौन सा है क्वेश्चन, ठीक है। 1977 में याद रख लीजिएगा, महिलाओं की संख्या क्या रही है, न्यूनतम। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत में कोई ऐसा कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचक क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है, ठीक है। फिर आइए, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, ये तो बात क्या है, सही है, ठीक है, देवीलाल का मामला। अब क्या है इसमें, 2 वाले के साथ देखो क्या हो सकता है। वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कोई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का क्या उठाना पड़ेगा, खर्चा उठाना चाहिए, जिन्हें उसने खाली किया है, समझ रहे, जिसे उसने क्या किया है, खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ है। तो ये सेंटेंस क्या है, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कोई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए, ठीक है, जिन्हें उसने खाली किया है, जिसे उसे मतलब क्या है वहाँ पे खाली किया है, बशर्ते वह निर्वाचन क्षेत्रों में क्या हुआ हो, निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। ये खर्च उठाने वाला कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, खर्च क्यों उठाएगा ये जो है, इसको क्वेश्चन को भी छोड़ते हैं। ये वाला देवीलाल का रहा है, देवीलाल क्या बने, एक बार हैं उप प्रधानमंत्री बने देवीलाल की नहीं, ठीक है, देवीलाल का याद रखिएगा। देवीलाल कंफ्यूज कर दिया आके, ठीक है, इसको अभी स्किप कर रहे हैं, ठीक है। फिर आइए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, नियंत्रक एवं महालेखा। फिर आइए, लास्ट कहाँ है, अभी और हैं क्या, ये भी है बाकी, ये हो गया कि नहीं। झारखंड कितना था, 7, उत्तराखंड कितना है, 3, छत्तीसगढ़ 6, पंजाब 5, मतलब 1, यही वाला हो गया, ठीक है, 1 2 3 4। फिर देखो 1 है, फिर 1 सेकेंड, 1 के बाद क्या है, हाँ रुकिएगा अब इसमें, हाँ अब देखिए झारखंड तो कितना है, झारखंड 6 है, ठीक है,
पंजाब, सॉरी झारखंड क्या हो गया जल्दी में, 6 हो गया, झारखंड जो आपका हो गया 6 का मतलब 4। अब पंजाब वेरी गुड 7 है, पंजाब कितना है 13 और 7, 13 मतलब लोकसभा, ये 7 किसकी है तो 1, क्लियर। पंजाब क्या हो गया, पंजाब का कितना हो गया 7। फिर छत्तीसगढ़ कितना हो गया आपका, छत्तीसगढ़ 5 हो गया, छत्तीसगढ़ कितना हो गया 2, ठीक है। और फिर उत्तराखंड कितना हो गया 3, 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये क्लियर। जल्दबाजी में हो गया, वो बनता वैसे भी नहीं, फिर सही करते आके। अगर ये तो जानते हो जो आपका पंजाब है किससे ज़्यादा रहेगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से। पंजाब कितना हो गया 7, फिर उसके बाद कौन, झारखंड कितना 6, फिर छत्तीसगढ़ 5। अभी तो चर्चा हुई थी इसकी। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया सकता है, कौन सा प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया सकता है जो है राज्यसभा में, आपका कहाँ लिखा है धन विधेयक, ये क्लियर। हाँ, फिर मैच दी कॉलम कर दीजिए। राजस्थान, राजस्थान कितनी सीटें बचे, राजस्थान 10 सीट, गुजरात 11 सीट, कर्नाटक 12 सीट, पंजाब 7 सीट। तो कितना हो गया 1 3, ठीक है 1 3 4 2। फिर आइए कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता नीति से संबंधित, देखो यूपीपीएससी 2021 में संचित नीति 266 है, आकस्मिकता वाली 267। शून्यकाल का अर्थ है सत्र का प्रथम घंटा नहीं, विशेषाधिकार नहीं, प्रश्नकाल के पूर्व का नहीं, प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल। ये भी क्या हो गया सही है। जो है भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम बहुत बार है, फेमस है 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, पता भी होना चाहिए। ये यूपीपीसीएस आरओ में आया है, देख लीजिएगा क्लियर। फिर आ जाइए, क्वेश्चन उधर रह गया। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है, बताइए। ये आरओ में आया है क्वेश्चन। ये भारत का संघ में तो संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त ही है। भारत का प्रदेश उपप्रदेश डोमिनियन वाला, मतलब प्रदेश में कोई भी क्षेत्र में भारत में क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। कि विश्व में कहीं भी रहने वाला भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति, बच्चे देखिए ये कहीं भी जाते तो नागरिकता संबंधित यहाँ पे कोई मैटर हो सकता है कि नहीं, कि विदेश में कोई व्यक्ति रह रहा हो तो उसका कानून यहाँ कुछ बना देंगे, उसकी क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है नागरिकता। तो उस संबंध में कानून क्या कर सकते हो, बना सकते हो। वो लिखा है ना भारतीय नागरिक, क्या लिखा है भारतीय नागरिक। कोई भी जैसे मान लिया जब आप सिटीजनशिप में देखते हो तो उसमें तो कानून कौन बनाता है, संसद ही बनाती है। क्या लिखा है, विश्व में कहीं भी रहने वाला भारतीय नागरिक उनकी संपत्ति। तो मतलब रहने वाला नागरिक नहीं कह रहा है, कौन सा कह रहा है, भारतीय नागरिक है। तो यहाँ पर उसका क्या मैटर है, यहाँ की नागरिकता रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी, तो इस संबंध में बन सकता है। तो ज़्यादा डीप में जाएंगे किस में मिलेगा, 1 2 3 क्लियर। ये डाउट हो तो हम इसको क्लियर कर देंगे। बिल्कुल हमारे अकॉर्डिंग कौन सा नंबर है 204, बिल्कुल सही है 1 2 3, क्योंकि वही सिटीजनशिप वाला मैटर फंसा, उस हिसाब से हमने देखा। आइए, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के जो है अधीन नहीं आती है। ऐसे तो भारत से तुम अपराध करके चले जाओ, भारतीय नागरिक वहाँ बन गए जाके हो, लेकिन भारत में तो कोई कार्रवाई होगी, उसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान बनाया जाएगा। कौन सी समिति लोकसभा में अधीन नहीं है आती है, ठीक है, सामाजिक न्याय शहरी विकास संबंधी समिति, ठीक है, जो है आपका कौन सी लोकसभा के अधीन नहीं आती है, श्रम संबंधी समिति, स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति। जो देखते हैं क्या हो सकता है इसका, ये भी जो है क्वेश्चन स्वास्थ्य पर, ये वाली दी है उन्होंने, स्वास्थ्य परिवार कल्याण संबंधी समिति। ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप है, कुछ आ भी जाते हैं। देखिए कोई समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है, तो सामाजिक इतना कौन समिति को मतलब देखेगा। अब देखो कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। अब सामाजिक वाली तो हो सकती है, शहरी विकास है, श्रम संबंधी है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी, तो इसमें कोई विशेष नहीं, इसको लिख लीजिएगा अलग से। लेकिन आ जाए क्वेश्चन, लोकसभा के अंतर्गत कौन नहीं आती है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। हाँ, फिर आइए, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट जो है, ये कौन सा है, 2001 है, क्लियर, ये सही है। भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, ये बल्कि स्वायत्त संस्था होती है। तो ये बात क्या हो गई, गलत है। संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं, पूर्व सदस्य इसके सदस्य नहीं बन सकते हैं। फिर लोकसभा का अध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष हो सकते हैं, ये बात क्या है, सही है। ये भी किस में आया है, छत्तीसगढ़ में आया है। तो ये बात क्या हो सकती है हमारे अकॉर्डिंग, तो इसमें केवल 3 सही है। कौन सा है क्वेश्चन, ठीक, केवल क्या है 3 सही है। पूर्व सदस्य कह रहा था क्या, जब संसद का ग्रुप है तो इसमें संसद जब सदस्य है ही नहीं, ऐसे तो बहुत सारे ग्रुप में बन जाएंगे। मतलब जब उसका क्या नाम है,
भारतीय संसदीय समूह, इसमें क्या करा, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। जब भारतीय संसदीय समूह है तो संसद ही बनेंगे इसके, ठीक है। तो इसमें 2 वाला जिसमें नहीं था, इसमें 2 वाला है, इसमें भी है, इसमें है। अब बताइए 2 वाला क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसको भी काट दिया गया, इसको भी काट दिया गया। अब ये हो सकता है या ये हो सकता है। फिर क्या यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है, और फिर ये उपाध्यक्ष वाला, तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है, उपाध्यक्ष वाला। क्लियर। देखिए वो संदीप जो है, क्या संदीप गए, फिर आ जाइए। का लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। यह आज्ञाप उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। फिर आइए, सदन की अध्यक्षता करते समय उस समय उपाध्यक्ष की शक्ति वैसी ही होती है जैसी अध्यक्ष की है, और उसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती। ये तो बात क्या है, सही है। उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। ये वाला कुछ लग, ये क्या हिल गया क्या, 4 वाला इसमें किसमें आ रहा है, तो ये वाला तो तीसरा चौथा तो मुझे सही नहीं लग रहा है। तीसरा जो चौथा वाला तो सही नहीं लग रहा, जिसमें 4 आया है। 3 वाला हो सकता है, इसमें देखते हैं। लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करे। यह आज्ञाप उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल से होगा। 1, 3 तो नहीं इसका ऑप्शन हो सकता है, कौन सा, 1, 3 या 1, 2, 3। वैसे 1, 3 हो सकता, देखते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है 1, 3 ही हो सकता है। देखिए जो जब 50-50 पे हो, थोड़ा सा आप सोचिए, फिर हार ना मानिए, तो चांस सही होने के ज़्यादा रहते हैं। क्या हो गया, बंद हो गया, हाँ बस ख़त्म करने आ रहे हैं। हाँ समझ रहे हो कि नहीं, क्यों हम इसमें दिमाग लगा ले गए। कह रहे थे कि ये हमें कुछ अलग वर्ड लग रहा था, कह रहा था उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में सुस्थापित संसदीय पद्धति यह है, मतलब संसदीय पद्धति यह है कि प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा रखा जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है मंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है, प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत समर्थित होता है। मंत्री परिषद कहता है तो ज़्यादा सही लगता है। यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री, ये बिल्कुल समर्थित नहीं सही लग रहा है, तो ये तो गलत हो गया। 4 वाले हम पहले ही क्या कर दिए, काट दिए। अब देखिए जो क्या बन रहा है इसमें, लोकसभा के कार्य पद्धति और कार्य संचालन के नियमों के अनुसार उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तारीख को होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। ये कार्य पद्धति कार्य संचालन कौन देखता है, लोकसभा का अध्यक्ष देखता है, तो इसको तो हम लोग रख ही सकते थे। अब 2 वाला क्या कह रहा है, यह आज्ञापत्र उपबंध है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसी प्रतियोगी का निर्वाचन या तो मुख्य विपक्षी दल से होगा या शासक दल। मैं कह रहा हूँ हमेशा किससे होता है, शासक दल से होता है। तो ये वाला भी सेंटेंस क्या मुझे लिख रहा था, गलत। तो 2 और कौन 4 गलत दिख रहे थे, तो कौन संभावना है, 1 और 3 की। क्लियर, 1 और 3 क्वेश्चन आया था तो थोड़ा वैसा था, लेंदी था। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियाँ हैं, आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ये ठीक है, अन्य शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, ये तो बिल्कुल है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना, इसमें तो अनन्य शक्तियां नहीं, उनमें तो दोनों का वो रहेगा, ठीक है। कौन है, केवल 2। क्लियर। अब वो जो है आपात तो जो होता है वो तो कैबिनेट की सलाह पर होता है, तो लोकसभा कहाँ मैटर है। निम्नलिखित में से कौन सी, और जो पास होगा उसमें भी लोकसभा और क्या होना चाहिए, राज्यसभा। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग तो चलाने में किसी भी सदन से स्टार्ट किया सकता है। फिर आइए खत्म होने पे हम लोग हैं, खत्म होने क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित में से कौन संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियमन बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है, बच्चे अधीनस्थ। नियम वाला कौन आएगा, अधीनस्थ। क्लियर। फिर आइए, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती हैं। ये क्या है, इसमें क्या यही क्वेश्चन था क्या, कितनी अनुदानें मांग की जाती हैं। ये तो जो है इसको भी हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है, 26 तक। और इसमें तो आप ऐसे बता दोगे 11वीं कौन सी तुमको अटपटी लग रही, तुमने उस लोकसभा कार्यकाल में नहीं पढ़ा था। 82 के तुमको दिख रहा था, 80 दिख रहा था, लेकिन 82, तो ये वाला क्या हो गया, सही गलत हो गया।
और ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, तो कौन सही है? गलत वाला ही सही है। तभी मैंने कार्यकाल वाली लिस्ट आपको क्या की थी, करवाई थी, क्योंकि 2022 में क्वेश्चन आया है। लगभग तुम लोग जो है बहुत कुछ कवर किए हो। देखा जाए ये पूरा टॉपिक जो है कवर किए। 2-4 क्वेश्चन ऐसे हार्ड हैं, कोई बात नहीं, वो सब में मतलब वैसे भी जीएस कट ऑफ जो है 100 में 100% तो नहीं जाती है। पीसीएस 40-50%, मतलब आईएएस पीसी जो है 40-50% कट ऑफ फिल्म से आती है। तो आपको पढ़ना 100 में 100% है, लेकिन 2-4-5 क्वेश्चन यदि बहुत ऐसे आ जाते हैं, लेंदी है, तो गलत भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका अधिकांश हिस्सा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। तो आपने देखा संघ की विधायिका को पढ़ा, 2 पार्ट्स में पढ़ा। कितने क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग खत्म किए हैं? 213 के आसपास क्वेश्चन खत्म हुए हैं। उसमें 8-10 क्वेश्चन एक सीरीज में छूट गए थे, तो लगभग हम लोगों ने 200 प्लस क्वेश्चन किस पे किए, किस पे कर लिए हैं? संघ की विधायिका पे। तो इसको आप कंप्लीट कीजिएगा, इसके बाद नया टॉपिक चलेगा। धन्यवाद बच्चों।